नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में। तो इसमें हम आगे मेंडल के नियम पढ़ते हैं और मेंडल के नियमों को पढ़ने से पहले हमें आनुवंशिकी से संबंधित कुछ तकनीकी शब्दों का पता होना चाहिए जिनको हम बोलते हैं आनुवंशिकी शब्दावली। जैसे हमने जीन के बारे में पढ़ा था कि जीन क्या है, आनुवंशिकी की इकाई होती है। जीन क्या होती है, आनुवंशिकी की इकाई। लेकिन जब मेंडल ने अपने नियम दिए थे उस समय जीन की कोई चर्चा नहीं की थी। उसने जीन को क्या कहा था, कारक कहा था। मेंडल ने जीन को क्या बोला था, कारक। तो ये कारक क्या होता है, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला कोई जो कारक है उसी को क्या बोला गया बाद में, जीन। कोई भी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला कोई कारक क्या कहलाएगा, जीन। मेंडल ने तो कहा था कारक और उसी को क्या बोला जाता है, जीन बोला जाता है। कारक को फिर जीन बोलने वाले कौन थे, कारक को जीन बोलने वाले थे जॉनसन। क्या नाम था, जॉनसन, जिन्होंने कहा था कि कारक जो है वो ही क्या होता है, जीन होता है। और हम पढ़ चुके हैं आनुवंशिकता की इकाई ही क्या होती है, जीन। जीन नाम जॉनसन ने दिया। जीन को मेंडल ने किस नाम से पुकारा था, तो मेंडल ने जीन को बोला था कारक। आगे देखें, इसी तरह से जो है हम शब्दावली के अंदर पढ़ते हैं युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी, ये युग्म विकल्पी क्या होते हैं, मान लिया एक कोई लक्षण था पादप की ऊंचाई से संबंधित। पादप की ऊंचाई से संबंधित लक्षण था। अब इस लक्षण को, ये विपर्यासी लक्षण है पादप की ऊंचाई का, इस लक्षण को नियंत्रित करने वाले कोई जीन जो होंगे उनका एक युग्म होता है, उसी को क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी। युग्म कैसे, जैसे हम कहें कि पादप की ऊंचाई थी, उसको एक तो लंबापन और दूसरा बौनापन। पादप या तो लंबा होगा या कैसा होगा, बौना। तो इन दोनों को एक युग्म के रूप में लिखा जाए तो यह युग्म विकल्पी कौन हो गया, लंबापन और बौनापन। लंबेपन को लिखते हैं कैपिटल टी से और बौनेपन को लिखते हैं स्मॉल टी से। तो इनको बोला जाता है युग्म विकल्पी और इसी को बोलते हैं एलिल। इसका दूसरा नाम क्या होता है, एलिल होता है। और शब्दावली के अंदर जैसे हम कहें ऊंचाई को तो हमने लिख दिया लंबेपन को टी से, बौनेपन को लिख दिया स्मॉल टी से। तो यदि ये जो समान जीन, लंबेपन के दो समान जीन जैसे कैपिटल टी और दूसरा भी कैसा हो, कैपिटल टी, यदि ये दोनों साथ हैं तो ऐसी स्थिति को बोला जाता है समयुग्मजी। यदि एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन कैसे हैं, समान, तो उसको बोलेंगे समयुग्मजी। तो क्या ये लंबेपन के लिए ही होता है समयुग्मजी, नहीं। यदि बौनेपन के लिए भी स्मॉल टी इस तरह से लिखा हुआ है तो यहां पर दोनों कैसे हैं, समान। तो इस अवस्था को क्या बोला जाएगा, इस अवस्था को भी बोला जाएगा समयुग्मजी। यदि ऐसा ना हो, हम कहें कहीं पर यहां लंबेपन को कैपिटल टी और बौनेपन को स्मॉल टी इस तरह से व्यक्त किया जाए तो लक्षण तो यहां पर भी है एक ही, कौन सा है, ऊंचाई का। तो इसके लिए यहां पर ये जो जीन आ रहे हैं, युग्मक जो बन रहे हैं, वो कैसे कहे, अलग अलग है। मतलब यहां ये लंबेपन को और यहां किसको, बौनेपन को, दोनों अलग अलग हैं। तो ऐसी स्थिति को बोला जाता है विषम युग्मजी। इसको क्या बोलते हैं, विषम युग्मजी।
यदि लंबेपन को और बौनापन इस तरह से अलग अलग व्यक्त किया तो इसको तो हमने बोल दिया युग्म विकल्पी। यदि दोनों ही युग्म किसके थे, लंबेपन के, यहां पर कैपिटल टी आ रहा है, लंबेपन को व्यक्त कर रहा है, तो इसको क्या बोलोगे, समयुग्मजी। और यहां पर एक लंबेपन का दूसरा बौनेपन का, तो इसको क्या बोलेंगे, विषम युग्मजी। पहली परिभाषा जीन। जीन क्या है, आनुवांशिकी की इकाई है। किसकी इकाई है, आनुवांशिकी की इकाई। परिभाषा क्या होती है, वह कारक जो किसी एक लक्षण को, वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है, जीन। कारक नाम किसने दिया, मेंडल ने। एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला कोई कारक, ये कारक को नाम किसने दिया था, मेंडल ने। मेंडल द्वारा दिया गया नाम कारक था, इसको जीन किसने कहा, जॉनसन ने। तो जीन नाम देने वाले कौन थे, जॉनसन। किसको, कारक को। अगला है युग्म विकल्पी। अगला क्या है, युग्म विकल्पी। इसको बोलते हैं एलिल। इसी को क्या बोलते हैं, एलिल बोलते हैं। ये एलिल क्या होता है, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों, जीन के कितने स्वरूपों, दो विपर्यासी स्वरूपों को ही क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी। किसी एक लक्षण क्या है, एक को नियंत्रित करने वाले जीन के कितने स्वरूप, विपर्यासी स्वरूप, दो विपर्यासी स्वरूपों को क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी। जैसे एक लक्षण तो क्या हो गया, पादप की ऊंचाई, लेकिन इसके विपर्यासी स्वरूप कितने हो गए, दो। तो एक तो हो गया लंबापन, दूसरा क्या हो गया, बौनापन। इन्हीं को क्या बोला जाएगा, युग्म विकल्पी। तो पादप की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले युग्म विकल्पी होंगे लंबापन कैपिटल टी, और बौनापन क्या होगा, स्मॉल टी। तो ये होते हैं युग्म विकल्पी। अगली शब्दावली है समयुग्मजी। समयुग्मजी को बोलते हैं होमोजाइगस। इसको क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। दोनों युग्म विकल्पी कैसे होने चाहिए, एक समान, तो उसको क्या बोलेंगे, समयुग्मजी। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, एक लक्षण को, जैसे लंबेपन की बात करें तो लंबेपन के लिए क्या लिख रहे थे हम, टी, और बौनेपन के लिए क्या लिख रहे थे, स्मॉल टी। तो यदि एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों युग्म विकल्पी कैसे हों, समान। यदि दोनों युग्म विकल्पी समान, दोनों कैपिटल टी हैं, समान हैं, तो क्या बोलेंगे, समयुग्मजी। यदि दोनों स्मॉल टी हैं तो क्या बोलेंगे, समयुग्मजी। ऐसे ही कोई दूसरा लक्षण ले लें, जैसे हम कहें कि एक बीज जो है वो कैसा था, गोल, और उसका अप्रभावी लक्षण कैसा आया था, वो झुर्रीदार। तो गोल को तो बोलते हैं राउंड, इसलिए यहां आर से व्यक्त करते हैं। और यदि ये अप्रभावी में आएगा तो इसको किससे व्यक्त करेंगे, स्मॉल आर से। यदि गोल की बात करें तो ये दोनों युग्म विकल्प कैसे होने चाहिए, समान। समान तो मतलब गोल के लिए कैसा होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। तो ये अवस्था कैसी होगी, समयुग्मजी। और यदि ये जो अप्रभावी है इसके लिए स्मॉल आर आए तो ये भी कैसी अवस्था होगी, तो ये भी होगा समयुग्मजी। चाहे कैपिटल टी व कैपिटल स्मॉल टी लिखा हो, कैपिटल टी हो दोनों, तो भी युग्म विकल्पी कैसा होगा, समयुग्मजी। यदि ये दोनों छोटे यानी स्मॉल होंगे तो भी कैसा होगा, समयुग्मजी। यदि कोई दूसरे लक्षण की बात करेगा तो भी कोई बात नहीं, दोनों की दोनों युग्म कैसे होने चाहिए, समान। तो उसी को क्या बोला जाएगा, समयुग्मजी बोला जाएगा। क्या बोलेंगे उसको, समयुग्मजी। अगला आता है विषम युग्मजी यानी हेट्रोजाइगस। किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले, कोई भी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी,
जीन के दोनों युग्म विकल्पी यहां तो कैसे थे समान, लेकिन ध्यान रखना यहां कैसे हैं असमान। समान थे तो क्या बोला समयुग्मजी, असमान है तो क्या बोलेंगे विषमयुग्मजी। किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी कैसे हों असमान, तो उसे बोला जाता है विषम युग्मजी। जैसे हम कहें कि यहां पर लंबेपन के लिए कैपिटल टी, लेकिन इसी के साथ में बौनेपन के लिए क्या आ गया स्मॉल टी। तो यहां पर लक्षण तो एक ही है ऊंचाई का, लेकिन उसके लिए युग्म विकल्पी कितनी तरह के आए, दो, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इस यहां पर दो तरह के आए हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा विषम युग्मजी। ऐसे ही हम कहें कि बीज का आकार, बीज के आकार के लिए क्या बोला था गोल यानी राउंड। यदि दोनों समान थे तो समयुग्मजी, और यहां पर एक दे दे प्रभावी और दूसरा क्या दे दिया जाए अप्रभावी। तो यहां देखिए ये जो है तो किसके लिए बीज के आकार के लिए, लेकिन दोनों युग्म विकल्पी कैसे हैं अलग अलग। तो ये कैसा होगा विषम युग्मजी, कैसा होगा हेटेरोजाइगस यानी विषम युग्मजी। देखिए प्रभावी और अप्रभावी, प्रभावी और अप्रभावी की परिभाषा क्या होती है। ऐसे लक्षण या वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में अभिव्यक्त होते हैं, जनक पीढ़ी से संकरण के बाद जो लक्षण खुद को प्रथम पीढ़ी में अभिव्यक्त कर देते हैं उनको क्या बोलते हैं प्रभावी लक्षण। तो वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में अभिव्यक्त होते हैं प्रकट होते हैं क्या कहलाते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जैसे यहां देखें ये जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो देखने पर ये लक्षण कैसा हो गया प्रभावी। कैसे, क्योंकि यहां जो लंबापन का गुण प्रदर्शित करेगा बौनेपन का नहीं करेगा, तो यहां पर कैपिटल टी क्या हो जाएगा प्रभावी हो जाएगा, जबकि बौनेपन का प्रकट नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा अप्रभावी। ऐसे ही देखिए अप्रभावी में वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं क्या कहलाते हैं अप्रभावी लक्षण। क्या कहलाएंगे अप्रभावी लक्षण। वह लक्षण जो खुद को क्या नहीं कर रहा है स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर रहा है, कौन सी पीढ़ी में प्रथम पीढ़ी में। जनक पीढ़ी के बाद पहली जो पीढ़ी है उसमें खुद को अभिव्यक्त नहीं करेगा तो उसको क्या बोलेंगे अप्रभावी लक्षण। जैसे यहां पर राउंड क्या है गोल क्या है प्रभावी जो खुद को प्रकट कर रहा है, और यहां आर क्या है अप्रभावी। अप्रभावी कैसे, जब तक ये समयुग्मजी अवस्था में आएगा तब तक तो ये है प्रभावी रहेगा, और विषमयुग्मजी में आएगा तो कैसा होगा अप्रभावी। कौन, तो अप्रभावी कौन है यहां पर झुर्रीदार। कौन होगा झुर्रीदार। इन परिभाषाओं को कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम कहें कि यहां पर लंबे पादप लिए हैं, लंबे जो पादप हैं ऊंचाई का गुण ले रहे हैं, यहां लंबे पादपों को यहां लिख दिया कैपिटल टी से, कैपिटल टी से यहां पर लंबे पादप को लिखा है, तो ये अवस्था को आप क्या बोल सकते हैं, तो ये थी समयुग्मजी। ये कौन सी अवस्था थी समयुग्मजी अवस्था। बौने की बात करें यहां पर बौने पादप को लें तो ये बौना पादप, जिसमें ये अवस्था है तो ये भी कैसी होगी समयुग्मजी। इनके मध्य क्या कराना है संकरण, संकरण कराना है तो ये पीढ़ी होती है, इसको बोला जाता है जनक पीढ़ी। इसको क्या बोलेंगे जनक पीढ़ी, जो संकरण में भाग ले रही है। पहली पीढ़ी से पहले की बात है, शुरुआत की बात है, तो इसको क्या बोलेंगे हम जनक पीढ़ी बोलेंगे। इसको बोल दिया समयुग्मजी, तो ये भी क्या होगा समयुग्मजी। अब इससे युग्मक बनाइए, तो इनसे कुछ युग्मक ऐसे बन सकते हैं कैपिटल टी, तो इससे भी क्या बनेगा कैपिटल टी। इससे क्या बनेगा स्मॉल टी, तो इससे भी क्या बनेगा स्मॉल टी। तो ये बन गए हैं यहां पर क्या युग्मक। युग्मक जो बने हैं इनके मध्य क्या कराना था संकरण, तो संकरण कुछ ऐसे
देखिए कैपिटल टी का स्मॉल टी से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर ये कैपिटल टी है इसका स्मॉल टी से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां कैपिटल का इस स्मॉल से कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। संकरण से जो यहां प्राप्त हुई है इस पीढ़ी को बोला जाता है F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी। इसको क्या बोलेंगे? F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी। यहां प्रथम पीढ़ी में इस तरह से पादप प्राप्त हुए हैं। ये जो पादप प्राप्त हुए हैं इसमें लंबेपन और बौनेपन दोनों की दोनों गुण हैं, लंबेपन का भी है और बौनेपन का भी। लेकिन आप जो है इसके जीन ना देखकर सिर्फ पौधे को देखें, बाह्य प्रतीति देखें, तो उसको बोला जाता है जीनो, उसको बोला जाता है बाह्य प्रतीति को। बाह्य जो प्रतीति है इसकी बाहर से देखने पर जो हमें दिखाई दे रहा है, तो वो उसको बोलते हैं इसका फिनोटाइप। क्या बोलते हैं? फिनोटाइप, यानी बाह्य लक्षण प्रारूप या लक्षण प्रारूप बोल सकते हैं। लेकिन जीन को देखें, इनके अंदर जीन कौन कौन से हैं, तो इसको बोला जाता है जीन प्रारूप। देखिए यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी आ रहे हैं, मतलब यहां जो F1 पीढ़ी है इसमें प्रभावी कौन है? कैपिटल टी। तो कैपिटल टी है तो दूर से देखने पर ये पादप सारे कैसे लगेंगे? लंबे लगेंगे। देखने पर कैसे दिखेंगे हमको? लंबे। लेकिन इसमें दोनों के गुण हैं, तो ऐसे पादपों को बोला जाता है संकर। क्या बोलते हैं? संकर। तो ये पादप बनेंगे संकर लंबे। तो देखने पर हम कह सकते हैं कि ये पादप जो है लंबे हैं, मतलब इनका लक्षण प्रारूप है। लेकिन यदि इनके जीनों की बात करें कि इनमें दूसरा जीन भी आया है, कौन सा? बौनेपन का, यानी स्मॉल टी आया है, तो इसको बोला जाता है जीन प्रारूप। तो ये सभी पादप कैसे हैं? संकर लंबे। कौन सी पीढ़ी में? F1 पीढ़ी में। यहां ध्यान दें, ये कैपिटल और ये स्मॉल है तो किसके लिए? पादप की ऊंचाई के लिए। तो इनको हम क्या बोलते हैं? विषम युग्मजी। इनको क्या बोलते हैं? ये अवस्था जो हो गई है ये कौन सी हो गई है? विषम युग्मजी हो गई है। अब क्या किया जाए कि यहां जो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हुए हैं पादप, उन पादपों के मध्य स्वपरागण कराया जाए। क्या कराया जाए? स्वपरागण। F1 पीढ़ी के मध्य क्या प्राप्त हुआ है? कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्या प्राप्त हुआ है? कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुआ है उनके मध्य क्या करा दें? स्वपरागण। स्वपरागण कराएंगे तो इनका भी क्या बनेगा? युग्मक बनेगा। कैसे बनेगा युग्मक? इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी। इसका युग्मक क्या बनेगा? कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी। इनको एक को आप नर मान ले, दूसरे को क्या मान ले? मादा। यहां पर अनुवांशिकी में इस चिन्ह को तो इस चिन्ह से दर्शाते हैं नर को, और इससे दर्शाते हैं किसको? मादा को। अवस्था कैसी है ये? विषम युग्मजी। अवस्था कैसी है? विषम युग्मजी। यहां पर स्वपरागण किसके मध्य करा रहे हैं? F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुए हैं उसके मध्य। F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुआ है उसके मध्य हम क्या करा रहे हैं? स्वपरागण। तो ध्यान से देखना, यहां ये क्या बने हैं? युग्मक। ये क्या बने हैं? यहां पर युग्मक बने हैं। तो युग्मक बने हैं, इनके मध्य क्या कराएंगे? संकरण। तो देखिए ये नर युग्मक, ये मादा युग्मक। कुछ ऐसे मानिए इसका संकरण किससे करा दिया? इससे। तो क्या बन गया? कैपिटल टी और सॉरी क्या बन गया? कैपिटल टी कैपिटल टी। आगे देखो, इसका इसके साथ क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके देखिए, इसका इसके साथ संकरण कराया जाए तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसका संकरण इसके साथ होगा तो क्या बनेगा? स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी बनेगा। दोनों में फर्क क्या है? यहां पर देखिए कैपिटल टी समयुग्मजी अवस्था है,
ये अवस्था कैसी है? विषम युग्मजी यानी संकर लंबे। ये कैसी है? विषम युग्मजी यानी संकर लंबे। यदि आप दूर से देखोगे पादपों को, जीभ का उनका पता नहीं है, तो यहां एक पादप लंबा है, दूसरा ये भी लंबा है और ये भी लंबा है, तो यहां पर लंबे पादप कितने दिखेंगे? 3। बौना पादप कितना दिखेगा? दूर से देखने पर, बाहर से देखने पर कितना दिखेगा? बौना पादप जो है कितने दिखेंगे? 4 में से 1। तो यहां बाहर से देखने पर जो अनुपात आ रहा है उसको बोला जाता है लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप। इसको क्या बोलते हैं? लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप। लेकिन इनके जीन देखें तो यहां देखो समयुग्मजी अवस्था है। कौन सी अवस्था है? समयुग्मजी। यहां विषम युग्मजी और यहां पर फिर समयुग्मजी, बाद में क्या आ गई है? विषम युग्मजी। तो कुछ ऐसे बन रहे हैं कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। इनका अनुपात देखिए, कैपिटल टी वाले कितने हैं? 1। स्मॉल वाले कितने हैं? 1 2 और ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हो गए? 2 और स्मॉल टी वाले कितने हैं? 1। यहां पर भी वही 4 पौधे हैं जिनमें 3 कैसे लग रहे हैं? लंबे। लंबे कैसे? संकर लंबे, 1 बौना है। यहां देखो जीन की बात करें तो यहां कैपिटल टी वाला 1, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 और स्मॉल टी वाले कितने हैं? 1। तो इस अनुपात को बोला जाता है जीन प्रारूप या जीनोटाइप। इसको क्या बोलते हैं? जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। तो यहां पर ये पीढ़ी कौन सी हो गई? तो ये तो थी जनक पीढ़ी। इस पीढ़ी को क्या बोलोगे? F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी में संकरण कराया है। क्या कराया है? स्वपरागण, मतलब संकरण हुआ है आगे। तो इस पीढ़ी को क्या बोल दिया? F2 पीढ़ी। इस पीढ़ी को क्या नाम देंगे? F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में जो प्राप्त हुई है संतति, उसका फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप अनुपात कितना आया? 3:1। और इसका जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप अनुपात कितना आया? 1:2:1। तो लक्षण प्रारूप किसको कहते हैं? बाह्य आकारी से जो लक्षण दिख रहे हैं उनको लक्षण प्रारूप को बोलते हैं, और जीनों के से जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? जीन प्रारूप अनुपात बोलेंगे। इसको बोला F2 पीढ़ी और इसको क्या बोला? F1 पीढ़ी। यहां पर देखिए हमने जो है लक्षण यहां कितना लिया है? 1 जोड़ी लिया है। कितना लिया है? 1 जोड़ी। लंबेपन और बौनेपन की बात करें तो पूरा एक ही जोड़ा है। कौन सा? पादप की ऊंचाई। तो जब 1 जोड़ी लक्षणों के मध्य क्या कराया जाए? संकरण। विपर्यासी लक्षण कितना हो? 1 जोड़ी, उनके मध्य संकरण करा दें तो उसको बोला जाता है एक संकर संकरण। उसको क्या बोलते हैं? एक संकर संकरण। यदि 1 जोड़े की जगह हम बोले हैं कि 2 जोड़ों के मध्य संकरण कराया जाए, उसको बोलते हैं द्विसंकर संकरण। और यदि 2 की जगह 3 जोड़े ले लिए हो तो उसको बोलेंगे त्रिसंकर संकरण, और 3 से ज्यादा हो तो उसको बोला जाता है बहुसंकर संकरण। उसको क्या बोलेंगे? बहुसंकर संकरण। लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप किसी सजीव की बाह्य प्रतीति, मतलब सजीव बाहर से कैसा दिख रहा है देखकर ही पहचान रहे हो आप। किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप कहते हैं। बाह्य प्रतीति है उसी को क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप। आप बाहर से देखकर सिर्फ यही अंदाजा लगा सकते हो कि पौधा दूर देखने पर कैसा दिख रहा है, या तो लंबा है या बौना है। लंबेपन में आप ये पता नहीं लगा सकते कि ये जो है समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी है, तो लंबे और बौने का ही पता लगा सकते हैं। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? इसका लक्षण प्रारूप। उसमें समयुग्मजी और विषमयुग्मजी का पता आप नहीं लगा सकते। दूसरा है जीन प्रारूप, जिसको हम कहते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। सजीव की आनुवंशिकीय संरचना को क्या बोला जाता है? जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहा जाता है। जीन प्रारूप या जीनोटाइप मतलब कोई भी जो पौधा है वो कैसा है? या तो शुद्ध लंबा है, उसकी अनुवांशिकीय संरचना से ही पता लगता है कि वो शुद्ध लंबा है या अशुद्ध लंबा है, या फिर वो शुद्ध बौना है। वो इससे पता लगेगा किससे? अनुवांशिकीय संरचना से। शुद्ध है
तो समयुग्मजीय अवस्था होगी, अशुद्ध है तो विषम युग्मजीय अवस्था होगी, और शुद्ध होना है तो समयुग्मजी, जिसको हम स्मॉल टी से व्यक्त करते हैं। तो दोनों परिभाषाएं याद रखनी है। सजीव की अनुवंशिकीय संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप। और बाह्य प्रतीति क्या कहलाती है? फिनोटाइप। अगला देखिए, एक संकर संकरण, वह संकरण जिसमें केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाए क्या कहलाता है? एक संकर संकरण। यदि दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? द्विसंकर संकरण। तो वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण। एक लक्षण की करेगा तो एक संकर संकरण, और दो की वंशागति के अध्ययन करेगा तो क्या कहलाएगा? द्विसंकर संकरण। आगे पूछ लेता है त्रिसंकर संकरण किसे कहते हैं? तो यहां जब दो लक्षण की बात कर रहा था, त्रि में कितने का करेगा? 3 का। तो वह संकरण जिसमें 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए उसे क्या कहेंगे? त्रिसंकर संकरण। यदि 3 से भी बढ़ा दे, 3 से भी ज्यादा लक्षणों की बात कर दे तो उसको बोलते हैं बहुसंकर संकरण। जब 3 से ज्यादा यानी कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए उसको क्या कहेंगे? तो उसको बोला जाता है बहुसंकर संकरण। आगे देखिए, जनक पीढ़ी किसको बोलेंगे? संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण कराया जाता है वही क्या कहलाती है? जनक पीढ़ी। संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण कराते हैं उसको कहते हैं जनक पीढ़ी। अगला आता है F1 पीढ़ी। क्या है? F1 पीढ़ी। जनकों से प्राप्त प्रथम पीढ़ी। जनकों से प्राप्त प्रथम पीढ़ी क्या कहलाती है? F1 पीढ़ी। जनकों के मध्य संकरण से जो पहली संतति प्राप्त हुई है, पहली पीढ़ी जो प्राप्त हुई है उसी को क्या कहेंगे? F1 पीढ़ी। यदि दूसरी पीढ़ी प्राप्त हो रही है तो उसको क्या कहेंगे? द्वितीय पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी कैसे? कि ये पहली पीढ़ी प्राप्त हो गई और पहली पीढ़ी के मध्य क्या कराया जाए? संकरण, तो उससे क्या प्राप्त होगी? दूसरी पीढ़ी। उसको कहते हैं F2 पीढ़ी। उसको क्या कहते हैं? F2 पीढ़ी।